सभी को नमस्कार। आज हम बीएड वाइवा पार्ट 2 है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएसटीसी, इंटीग्रेटेड बीएड या 2 वर्षीय बीएड या एमएड, तो उनको जब उनका वाइवा होता है उस समय एग्जामिनर है, परीक्षक हैं, वो अक्सर उनसे यानी एक लघु साक्षात्कार कह सकते हैं या मौखिक तौर पर प्रश्न पूछता है। ये वही प्रश्न है जो लगभग यानी एक परीक्षक द्वारा एक बालक का यानी टीचर ट्रेनिंग के दौरान जो बालक हैं, जो भावी शिक्षक हैं, उसका मूल्यांकन करने हेतु पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों में सबसे पहले जो प्रश्न है, आज की जो क्लास है इसमें सबसे पहला प्रश्न है वो पूछा गया है टीएलएम। ये टीएलएम है, इस टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टीएलएम का पूरा नाम क्या है? अब अधिकतर बच्चों से हम पूछते हैं कि टीएलएम क्या है, तो वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे भी कई वजह होती हैं। या तो वो किसी परिस्थिति की वजह से कक्षाओं में पहुंच नहीं पाते हैं, और पहुंच जाते हैं, क्लासरूम तक चले जाते हैं, तो हो सकता है समय अभाव के कारण उनको ये चीजें, बेसिक चीजें ये न बताई जाए। तो टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टी का अर्थ है टीचिंग, एल का अर्थ है लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग, और एम का अर्थ है मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल कह सकते हैं, मटेरियल्स कह सकते हैं। कि जब हम यानी शिक्षण करवाते हैं, टीचिंग करवाते हैं, उस समय हमें कौन कौन सी जो सामग्री होती है, इसका अर्थ है सामग्री। टीचिंग यानी शिक्षण या पढ़ाना, लर्निंग, लर्न यानी सीखना, सीखना या सिखाते समय, यानी जब हम शिक्षण करवाते हैं और बालकों को जब यानी कुछ सिखा रहे हैं, उस समय कौन कौन सी सामग्री हैं हमें काम में ली जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? टीएलएम कहलाती है। संक्षिप्त में क्या कहते हैं इनको? टीएलएम कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएलएम, टीचिंग, लर्निंग, मटेरियल्स। क्या कहते हैं? टीचिंग, लर्निंग, मटेरियल। टीचिंग, लर्निंग, मटेरियल। या तो पूरा नाम पूछा जाता है, या फिर विद्यार्थी से ये पूछा जाता है कि जो टीएलएम है उसको शाम होते क्या है? टीएलएम पहले तो ये पूछ लेता, टीएलएम किसे कहते हैं? तो टीएलएम यानी कोई शिक्षण से संबंधित जो सामग्री है वो टीएलएम है। जैसे आप ये श्यामपट है, तो अगर आप कोई अपने जो आपने लेसन तैयार किए हैं उससे संबंधित आप कोई मॉडल तैयार कर रहे हो, कोई चार्ट तैयार कर रहे हो, या आपके पास में कोई मानचित्र है, तो वो क्या है? टीएलएम है। टीएलएम पर कुछ आगे विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे। कुछ दृश्य सामग्री होती है, कुछ सर्वे दृश्य सामग्री होती है, प्रक्षेपी टीएलएम होते हैं, अप्रक्षेपी टीएलएम होते हैं, उन पर भी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है टीएलएम है क्या। तो आप जो ये मॉडल, चार्ट, मानचित्र, इनका जो शिक्षण के दौरान जो उपयोग कर रहे हो, ये क्या कहलाते हैं? टीएलएम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टीएलएम। अब अक्सर बच्चे से ये पूछ लिया जाता है कि जो टीएलएम है, आपके पास जो टीएलएम है उसको आप श्यामपट, जो श्यामपट है, ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट के किस ओर, श्यामपट के किस ओर रखेंगे या लगाएंगे?
किस ओर लगाते हैं? कॉमन सेंस की बात है, सामान्य सी बात है कि हमारे पास जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये ब्लैक बोर्ड आपके सामने है। तो इस ब्लैक बोर्ड के किस ओर लगाएंगे ताकि बालक को क्या है वो दिखाई देती रहे? तो ब्लैक बोर्ड के हमेशा यानी लेफ्ट साइड में कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बाईं ओर। कहां? बाईं ओर लगाया जाता है, बाईं ओर। अब इस साइड में मैं लगाऊंगा तो ब्लैक बोर्ड के साथ साथ में विद्यार्थी को जो टीएलएम है, मॉडल है, चार्ट है, मानचित्र या कोई अन्य सामग्री है वो भी दिखाई देती रहेगी। दूसरा क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन इसका पूरा नाम, फिर ये पूछा जाता है टीएलएम के उदाहरण पूछ सकता है, उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि टीएलएम है वो श्याम पट्ट के किस ओर होना चाहिए, या आप किस ओर लगाओगे, किस तरफ लगाओगे? तो हम बाईं तरफ लगाएंगे, यानी लेफ्ट साइड में लगाएंगे। उसके बाद में ये कहा जाता है, पूछा जाता है कि इसका उपयोग क्या है, टीएलएम क्यों बनाए जाते हैं, टीएलएम का उपयोग क्या है, क्यों जरूरी है, क्या काम में आता है? तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको व्यवहारिक कह सकते हैं, वास्तविक कह सकते हैं, या फिर रोचक बनाने के लिए इनका उपयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग की प्रक्रिया है या शिक्षण है, शिक्षण तथा अधिगम, शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया को वास्तविक, व्यवहारिक तथा रोचक बनाने हेतु, रोचक बनाने हेतु इसका उपयोग क्यों होता है? क्योंकि जब एक टीचर टीचिंग करवाता है, शिक्षण करवाता है, और अधिगम से अभिप्राय है सीखना, और सीखने से अभिप्राय है व्यवहारगत परिवर्तन। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया चलती है कक्षा कक्ष में, यानी विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, तो उस प्रक्रिया को वास्तविक बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए, और उसमें रोचकता पैदा की जाए, ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा वो क्या है यानी उस विषय वस्तु को समझने में रुचि बने। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये टीएलएम है, इस टीएलएम से जो अधिगम करता है, अधिगम करता कह सकते हैं, अधिगम करता है, या हम कह सकते हैं शिक्षार्थी, उसको क्या लाभ है, अधिगमकर्ता को क्या लाभ है? टीएलएम से अधिगमकर्ता को क्या लाभ होता है? यानी जो टीएलएम है वो टीएलएम अधिगमकर्ता को, यानी जो उसके मन में एक संशय होता है, एक चिंता सी होती है कि ये कठिन है, समझ में नहीं आएगा, या बालक के अंदर एक व्यय का जो भाव है वो बना रहता है, या बालक है वो नीरस हो जाता है। तो बालक को जो चिंता है, भय है, जो नीरसता है, उससे क्या मिल जाता है? टीएलएम की सहायता से छुटकारा मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं अधिगमकर्ता को चिंता, भय तथा निरस्ता से छुटकारा मिलता है, निरस्ता से छुटकारा मिलता है। यानी बालक है वो नीरस नहीं रहेगा। जब टीएलएम का शिक्षण के दौरान प्रयोग होगा तो बालक का ध्यान है वो विषय वस्तु की ओर केंद्रित होगा, और बालक क्या होगा? सक्रिय होगा। आगे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो टीएलएम है, इस टीएलएम का प्रदर्शन कब करना चाहिए? टीएलएम है उसका कक्षा कक्ष में प्रदर्शन कब होना चाहिए? तो कब होना चाहिए? जब आवश्यकता हो। तो कह सकते हैं आवश्यकता अनुसार।
अब आवश्यकता अनुसार से क्या अभिप्राय है? जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपकी विषय वस्तु है उससे संबंधित आप श्यामपट्ट पर पढ़ा रहे हो या मौखिक या पाठ्य पुस्तक जिससे भी आप पढ़ा रहे हो, जब आपको ये लगे कि हाँ बालक को कोई चीज समझाने के लिए मॉडल, चार्ट, मानचित्र या कोई सर्वे दृश्य यंत्र, किसी भी चीज की जरूरत है, लर्निंग मटेरियल की जरूरत है, तभी उसको उपयोग में लिया जाए जब आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता उसको उपयोग में न लिया जाए, आवश्यकता के अनुसार ही उसको काम में लिया जाए। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बालक का यानी 40-45 मिनट की जो क्लास में जब बालक उबने लगे, तब आपको ऐसा महसूस हो कि अब टीएलएम की जरूरत है, ये विषय वस्तु अब टीएलएम से अच्छी तरह से समझाई जा सकती है, तब उसका आप प्रदर्शन वहां करो, तब उसका प्रदर्शन करो। बालक का ध्यान उस ओर आकर्षित होगा। अगर आपके पास में कोई बनाया हुआ चार्ट है तो उस चार्ट को आप फोल्ड रखो और जब जहां उसकी जरूरत है तब उसको उपयोग में ले। तो एकदम से जो कक्ष के जो बालक हैं वो यानी जो विषय वस्तु चल रही है, जो प्रकरण आपका चल रहे हैं उसकी ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो ये पूछ लिया जाए ना कि टीएलएम का प्रदर्शन कब करना चाहिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार। ये नहीं कि आपके पास में चार्ट है या अच्छा सा कोई मॉडल बना के लेके आए हो और जाते आपने श्यामपट्ट के बाईं और उसको जाके लगा दिया, तो बच्चे तो उसको देखते रह जाएंगे। जो आप बताना चाहते हो, जो पढ़ाना चाहते हो, उस पर बच्चों का ध्यान नहीं रहेगा। तो टीएलएम का प्रयोग हमेशा कब होता है? आवश्यकता के अनुसार होता है। कब होता है? आवश्यकता के अनुसार होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो वाइवा में अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। कोई पाठ्य वस्तु है, न तो हम उसकी नकल कर रहे हैं, न हम कोई अन्य सहायक सामग्री उसकी नकल कर रहे हैं। वो चीजें बताई जा रही हैं जो हमने अनुभव से सीखी हैं और जो अक्सर हम यानी बच्चों से वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं या दूसरे एग्जामिनर हैं वो आकर के बालकों से पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा किसे कहेंगे? तो शिक्षा हम हमारी तरफ से, आपको अपनी तरफ से उत्तर देना है। कोई पाठ्य पुस्तक में किसी विद्वान की परिभाषा अगर आपके याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको अपनी तरफ से इसका उत्तर देना है। तो हाँ, आप कह सकते हो कि नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान को ग्रहण करना, जो नवीन ज्ञान को ग्रहण करना। और शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान को ग्रहण करना जो व्यवहार में क्या कर सके? वांछित परिवर्तन कर सके। नवीन ज्ञान को ग्रहण करना जो व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता हो, उसे शिक्षा कहते हैं। उसे शिक्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत के किस धातु से बना है, तो ये संस्कृत के किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है। और शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। और सीखने से क्या अभिप्राय है? व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन। सीखने से अभिप्राय क्या होता है?
व्यवहारगत परिवर्तन। इन व्यवहार में हमारे वांछित जो परिवर्तन आ जाता है वही क्या है, शिक्षा है। इसके अलावा कुछ भारतीय जो दार्शनिक हैं, भारतीय जो दार्शनिक हैं उनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए वायुवा के समय। किस किस की? एक तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कि महात्मा गांधी उन्होंने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद। यानी इन्होंने शिक्षा से संबंधित क्या परिभाषाएं दी है ये आपको याद करनी है। और ये पूछ लिया जाए कि शिक्षा के आयाम पूछ लिए जाए, शिक्षा के आयाम, शिक्षा के आयाम पूछ लिया जाए या इसको दूरी कह दें, तो शिक्षा वो क्या है, त्रिआयामी है। शिक्षा कब प्राप्त हो सकती है? इसके 3 आयाम कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम। कुछ विद्वान 4 मानते हैं, वो एक शामिल कर लेते हैं, किसको? वातावरण को भी, कि वातावरण का भी अहम भूमिका होती है। शिक्षा है, शिक्षा से अभिप्राय क्या है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन। ये तभी संभव है, यानी तभी सीखा जा सकता है जब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों में आपस में क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, तीनों में क्या हो, समायोजन हो। शिक्षक भी सक्रिय हो। अगर शिक्षक सक्रिय हैं, पढ़ाना चाहता है, शिक्षार्थी पढ़ना ही नहीं चाहते, तो जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो हमें प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं हो सकता। अगर शिक्षार्थी सक्रिय हैं, पढ़ना चाहते हैं, शिक्षक नहीं पढ़ाना चाहता, तो भी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर पाठ्यक्रम स्तर के अनुकूल नहीं है बालक के, तो भी हम जो वांछित परिणाम चाहते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों का क्या होना चाहिए, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी का सक्रिय होना जरूरी है और पाठ्यक्रम का क्या है, बालक के स्तर के अनुकूल होना जरूरी है। या जो यहाँ जो पढ़ा रहे हैं हम, इसमें अगर मैं आपको, ठीक है, ये सोचूं भाई 24 घंटे का समय है, उसमें से 1 घंटे का समय है वो बच्चों के लिए निकाल लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब मेरे अकेले के करने से जो मैं परिणाम चाहता हूं वो नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आप भी क्या हो, जो मैं सोच रहा हूं वैसा जब आप सोचोगे कि भी हमें ज्यादा नहीं तो 1 घंटे भी पढ़े तो हमारे जो कमियां हैं या हम जो कुछ सीखना चाहते हैं एक टीचर ट्रेनिंग के दौरान, वो हम सीख सकें तभी। और इसके लिए क्या है, अगर मैं क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करूं या पाठ्यक्रम से हटकर के बात करूं तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। वही बातें करनी है, वही हमें पढ़ना है जो हमारे आज के पाठ्यक्रम के अनुकूल है। तब जिस उद्देश्य को लेकर के जो पढ़ाने का जो कार्य शुरू किए हैं उसके वांछित परिणाम है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो सबकी भूमिका यानी होनी चाहिए, शिक्षक की भी, शिक्षार्थी की भी और पाठ्यक्रम की भी। तो शिक्षक से कहते हैं नवीन ज्ञान को ग्रहण करना, जो व्यवहार में क्या कर दे, वांछित परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा क्या है, जो हम नवीन ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और जो ज्ञान हमारे व्यवहार में वांछित क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, वो क्या है, शिक्षा है। किससे बना है? तो संस्कृत भाषा के शिक्ष जो धातु हैं, जिसका अर्थ है सीखना, उससे इस शब्द का निर्माण हुआ है।
और एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूं कि देखो, जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम ये सोचें कि हम सारे सदस्य एक टीम के रूप में कार्य करें, एक परिवार के रूप में कार्य करें, तभी हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि हम ये चाहते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं, आने वाले समय में उससे कुछ अच्छा करें। तो उसके लिए हम सबका की भागीदारी है, हम सबका सहयोग है, वो जरूरी है। सहयोग के लिए मैं आपको बता दूं, मैं भी यही चाहता हूं। अब कमियां मुझे पता है कि आपको सही दिख नहीं रहा है, या आप ये कह सकते हो कि स्पष्ट लिखा नहीं जा रहा है, मानता हूं। लेकिन इसके लिए क्या है कि जो YouTube है, YouTube क्या एक हिसाब का सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। और YouTube ने इसके लिए कुछ यानी टर्म्स और कंडीशन रखता है। क्या रखता है कि 1000 जो सब्सक्राइब हैं वो जिस दिन हो जाते हैं चैनल के ऊपर, उस दिन उसको क्या छूट मिल जाती है। चैनल क्या हो जाता है? 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। उस टाइम क्या होता है कि आज जो हम यहाँ एक रिकॉर्डेड क्लास के रूप में पढ़ रहे हैं, इसी को क्या कर दिया जाता है? लाइव का ऑप्शन मिल जाता है मोनेटाइज होने के बाद में। तो फिर हम जैसे क्लासरूम में जैसे पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जैसे आप पढ़ते हो, वैसे आप लाइव क्लास में पढ़ सकते हो। यहां मुझे भी निरस्ता नजर आ रही है। क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि जब हम क्लास के सामने पढ़ाएं, लाइव होकर के पढ़ाएं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का यानी उत्तर दिया जाता है। यानी हर बच्चे के मन में कोई ना कोई विचार तो विषय वस्तु से संबंधित उठता ही है और वो पूछने की कोशिश करता है। मैं यहाँ कोशिश तो कर रहा हूं कि हर पहलू से आपको प्रश्न बताऊं, लेकिन अब सामने अगर 50, 60, 100 बच्चे जब लाइव होते हैं, तो उसमें पढ़ाने का आनंद कुछ और होता है। उसमें पढ़ाने वाले को क्या है, संतुष्टि मिलती है। तो ये हम जब सब मिलकर के कार्य करें तो इस टर्म कंडीशन को पूरा कर सकते हैं। यानी आज हम लगभग 160 के करीब लोगों का हमारा एक इस चैनल पर परिवार बन चुका है। और अगर हम सब मिलकर के काम करें, ये सोच लें कि 10 व्यक्ति यानी हमारे साथ में जोड़ने का काम अगर हम कर लें, तो ज्यादा नहीं, 2 या 3 दिन में हमारा परिवार है उसमें सदस्यों की संख्या इतनी हो जाएगी। और जब इतनी संख्या हमारे पास होगी तो ये वॉच टाइम है, अब भी हमारा वॉच टाइम है वो डेली 50 से 60 घंटे के बीच में आ रहा है। इतने घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बहुत कम समय में हम ये जो शर्त है ये पूर्ण कर सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो मुझे भी यानी ऐसा महसूस होगा कि मैं क्लासरूम में ही पढ़ा रहा हूं। तो इसके लिए अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारी पूरी टीम है, जो हम 160 सदस्य हैं, सब मिलकर के अगर काम करें तो ऐसा हो सकता है, संभव है। उसके बाद में यानी हम कुछ नवीनता की ओर भी अगर बढ़े तो बढ़ सकते हैं। यानी आज जो एक सामान्य बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, तो इस बोर्ड को भी हम डिजिटल बोर्ड के रूप में बदल सकते हैं। कब? जब हम हमारे सोच को बदलें। और सोच क्या? कि हर किसी को लाभ मिले, हर किसी का फायदा हो। सोच बदल लेंगे या हम हमारी दिशा बदल लेंगे तो दशा अपने आप ही बदल जाएगी। दिशा जब परिवर्तन कर लेते हैं ना, अच्छी दिशा की ओर चलना शुरू कर देते हैं, तो दशा को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये जो कार्य है ये मैंने 15-20 वही बच्चे हैं जिनके कहने से यानी किया है। मैं भी जानता हूं कि हर टीचर के पास में 24 घंटे का टाइम है, तो अगर 24 घंटे वो अपने व्यक्तिगत जीवन को दे रहा है, अगर उसमें से 1 घंटे का समय अगर बच्चों के लिए दे दिया जाए और किसी बच्चे का भला हो रहा है,
या हम एक अच्छा शिक्षक तैयार कर रहे हैं समाज के लिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा काम है। और आपको भी पता है कि जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज है, उनमें तो पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तो वहां भी यानी जो एग्जाम ड्यूटी है उसमें भी टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर 1 घंटा अगर हम हमारे जीवन का अगर किसी को दे रहे हैं एक दिन का, तो उससे कितने लोगों का फायदा हो रहा है। इसी सोच के साथ अगर आप काम करो तो हमारा परिवार है वो, यानी परिवार के सदस्य हैं इस चैनल पर, वो बढ़ जाएंगे। और जैसे ही बढ़ जाएंगे तो अपन जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे यहाँ पर लाइव भी पढ़ाएंगे। और लाइव पढ़ाएंगे तो आपको, अब मैं देख रहा हूं कि 200 300 400 बच्चे जब देखते हैं क्लास को, तो वो क्या है, इतने यानी कमेंट भी नहीं कर पाते हैं। आप कमेंट कीजिए, आपकी कोई समस्या है तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसको ओपन इसीलिए रख रखा है कि आप अपनी समस्या पहुंचाइए, आपको क्या समझ में नहीं आया है। उसके बाद में जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप भेज दीजिए। उस पर भी नहीं भेज सकते तो अधिकतर बच्चों के पास मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, उस पर आप अपनी समस्या बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। तो अब भी इन चीजों में हमें, कोई सोचता है कमेंट में, कोई कहता है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर या फोन के माध्यम से, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। लाइव क्लास होती है तो उसमें बच्चे क्या है, प्रश्न पूछते रहते हैं, और प्रश्न पूछते हैं तो वास्तव में एक आनंद की अनुभूति भी होती है कि वास्तव में बच्चों का ध्यान है वो विषय वस्तु की ओर है, क्लास की ओर है। तो आप इसको एक चाहे सहयोग मान लें, चाहे एक अपने शिक्षक की आज्ञा मान लें। अगर आप ज्यादा नहीं, महीने 2 महीने अगर मेरे साथ जुड़ करके थोड़ी सी मेहनत कर लें, यानी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या है उसमें अगर हम बढ़ा लेते हैं, 1000 प्लस कर लेते हैं, तो हमें ये सुविधा मिल जाएगी। उसके बाद में जैसे मैं ये चाहता हूं कि अप्रैल और मई में ये काम हो जाए, तो जून में आपके एग्जाम भी होने हैं, उस समय हर सब्जेक्ट से संबंधित जो आपके पेपर होने हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं उसी तरह से वो प्रश्न भी आपको हर दिन करवाए जाएं पेपर से पहले, ताकि आपकी तैयारी है उसमें आपको लाभ प्राप्त हो। अब आगे देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? अब अधिकतर बच्चों का विज्ञान नाम आते क्या है, ये होता है जी जहां प्रयोग किए जाते हैं, जहां हम लैब में जाते हैं, जहां अनुसंधान होता है, जहां खोज होते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। अधिकतर बच्चे यही जवाब देते हैं। लेकिन विज्ञान से यहाँ क्या अभिप्राय है? राजनीति भी तो अपने आप में एक विज्ञान है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, साइंस है, वो भी अपने आप में एक विज्ञान है। तो विज्ञान से क्या अभिप्राय होता है शिक्षा के क्षेत्र में, कि किसी विषय का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो हम कह सकते हैं किसी विषय का क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से अगर ज्ञान प्रदान किया जाता है या ज्ञान मिलता है तो वो क्या है, विज्ञान है। क्या है, विज्ञान है। उसके बाद में आगे प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान है, उसका जो पिता है, जो जनक है, वो कहा जाता है थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, आधुनिक जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जनक कहा जाता है, उसका पिता कहा जाता है।
आगे आप प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में, क्यों मनोविज्ञान भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर विज्ञान भी है। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो वर्तमान में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। और 5वीं पीढ़ी के अंदर क्या है? कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो। आज की जो 5वीं पीढ़ी है वो किस पर आधारित है? कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है उस पर आधारित है। क्योंकि कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, दूसरी थी, तीसरी थी, हर पीढ़ी में कुछ न कुछ इंप्लीमेंट होते रहे, लेकिन 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। उसके बाद में आगे प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो होती है भाषा अर्जन, क्या? भाषा अर्जन, और एक होता है भाषा का सीखना। कि भाषा अर्जन और भाषा सीखने में क्या अंतर है? देखिए, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन क्या है? यानी जब बालक होता है, बालक जन्म के बाद घर या समाज में अपने परिवार के सदस्यों से जो भाषा सीखता है उसको क्या कहते हैं? भाषा का अर्जन कहते हैं। यानी बालक के जन्म के उपरांत परिवार कह सकते हैं या समाज कह सकते हैं, परिवार या समाज के सदस्यों द्वारा, समाज के सदस्यों द्वारा जो भाषा सीखता है वही भाषा अर्जन कोई क्या है? भाषा अर्जन कहलाता है। अर्जन यानी प्राप्त करना, यानी भाषा को जब बालक जन्म के बाद अपने परिवार के सदस्यों से या संपर्क में आने वाले सदस्यों से, यानी जब वो बोलते हैं तो उनको सुनकर के सीख जाता है। उनको क्या है? सुनकर सीखता है। सुनकर क्या करता है? सीखता है। धीरे धीरे उस भाषा को वो भी बोलने लग जाता है। तो वो वहां क्या हो रहा है? भाषा का अर्जन हो रहा है। जैसे हम हमारी बात करें तो हमारे घर में, परिवार में जिस भाषा का प्रचलन था, उस भाषा को सीखने के लिए किसी व्याकरण की या किसी विद्यालय की या किसी टीचर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हम सीख गए। कैसे सीखे? सुनकर सीखे। तो वो क्या था? भाषा का अर्जन था। जैसे हिंदी भाषा हमने अपने परिवार के सदस्यों से या हमारे संपर्क में आने वाले जो सदस्य थे उनसे सीख ली, तो वो भाषा का अर्जन था। एक होती है भाषा सीखना, भाषा सीखना। भाषा सीखी कब जाती है? कि बालक विद्यालय में जाकर जो भाषा सीखता है उसे भाषा का क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। इसको तो भाषा का अर्जन कहते हैं, इसको भाषा का सीखना कहते हैं। जैसे हिंदी तो हमने घर पे सीख ली थी, हमारे परिवार में जो भाषा होती है वो तो हमने सुन के सीख ली थी, लेकिन जब जैसे ही हम विद्यालय में बालक गया तो वहां बालक ने क्या किया? विद्यालय में अंग्रेजी भाषा को सीखा। और इस भाषा को सीखने के लिए उसको क्या है? एक वातावरण की भी जरूरत पड़ी, कि वहां जैसा वातावरण था, शिक्षक की भी जरूरत पड़ी, एक निश्चित स्थान की भी जरूरत पड़ी, और इसके लिए उसको व्याकरण की भी जरूरत पड़ी। तब धीरे धीरे उस बालक ने क्या किया कि अंग्रेजी भाषा को सीख लिया। तो भाषा के अर्जन और भाषा का सीखना दोनों में अंतर यही है कि बालक जब जन्म के उपरांत क्या है? संपर्क में आने वाले सदस्यों से सुनकर के जिस भाषा को सीख लेता है उसको तो हम कहते हैं भाषा का अर्जन। और जब बालक यानी अपनी आयु के अनुसार जैसे विद्यालय में प्रवेश लेता है और वहां जाकर के वहां के वातावरण को, वहां के शिक्षकों को, वहां के सहपाठियों को देखता है और वहां से जो कुछ वो सीख रहा है
और फिर उसको अपने व्यवहार में यानी उतार रहा है, तो वो क्या है, भाषा का क्या है, सीखना है। ये अंतर है दोनों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखिए आगे का प्रश्न, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं वाइवा में कि भाषा अर्जन से आप क्या समझते हो, भाषा सीखने से आप क्या समझते हो, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं। ये इस तरह के प्रश्न, क्योंकि भाषा से, लैंग्वेज से संबंधित जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो हिंदी से हो, संस्कृत से हो, अंग्रेजी से हो, उनको एक बात और ध्यान रखना, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत या उर्दू के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले उनसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं स्वर और व्यंजन से संबंधित। तो आपके पास में बीएड में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिसका आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हो, अगर लैंग्वेज है तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। फिर भाषा के जो रूप हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर उस भाषा का कोई दिवस मनाया जा रहा है तो उस दिवस का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप एक लैंग्वेज के अध्यापक बनने जा रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो। अब आगे देखिए, आईक्यू का पूरा नाम क्या है। आईक्यू का पूरा नाम क्या है। अधिकतर हम बच्चों को देखते हैं तो क्या सुनने में आता है क्या इस बच्चे की आईक्यू अच्छी है। अब आईक्यू का मतलब क्या है, पूरा नाम क्या है इसका, तो इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंसी। आई का मतलब क्या है, इंटेलिजेंसी। और क्यू का मतलब क्या है, क्यूशेंट। क्या है, क्यूशेंट। क्यूशेंट। और हिंदी में आपसे पूछ ले कि आईक्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, आईक्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि। अंग्रेजी में तो कहते हैं इंटेलिजेंस क्यूशेंट, और हिंदी में क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये बुद्धि लब्धि है या जो ये आईक्यू है, इस आईक्यू का सूत्र क्या है, सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आप आईक्यू का सूत्र बताओ, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताओ। तो आईक्यू का सूत्र क्या है, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणा 100। अब मानसिक और वास्तविक से क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझो आप। जैसे एक बालक 10 साल का बालक है, कितने साल का है, 10 साल का बच्चा है, और लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वो बालक वह कार्य कर रहा है जो एक 12 साल का बच्चा कर सकता है। कितने साल का कर सकता है, 12 साल का बच्चा कर सकता है। कहने का अभिप्राय है कि ये 10 साल का बालक है, ये 10 साल का बालक जैसे, यानी हम कह सकते हैं 4th क्लास का स्टूडेंट है, और ये काम किसके बराबर कर रहा है, उसका स्तर यानी कहां तक काम कर रहा है, यानी जो 6th क्लास का बच्चा है उसके बराबर ये सीखने में सक्षम है। 10 साल का बालक है, वास्तविक उम्र तो इसकी क्या है, 10 साल है, लेकिन वो सीख किसके बराबर रहा है, 12 साल वाले बच्चे के बराबर सीख रहा है। तो ये तो इसकी क्या हो गई, वास्तविक आयु, और ये इसकी क्या हो गई, मानसिक आयु। तब इस बच्चे के अपने को यह कह दिया जाए कि इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो इसकी मानसिक आयु कितनी है, 12 साल के बच्चे के बराबर है, तो इसके बराबर ये सीख रहा है। तो हम कह सकते हैं, कैसे करेंगे, 12, और वास्तविक आयु कितनी है उसकी, 10 वर्ष है, और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो एक शून्य से एक शून्य को काट देंगे, और 10 को 12 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 120। तो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी हो गई, 120। तो ऐसे बालक की आयु कितनी है, 120 है।
अब ये जो IQ है इसको लेकर के भी पैमाना है कि मंद बुद्धि बालक कौन है, जड़ बुद्धि बालक कौन है, प्रतिभाशाली बालक हैं वो कौन है, एक सामान्य बालक कौन है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा से कहते हैं। एक बार ये आप लिखना चाहो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यही लिख देते हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा कौन सी होती है? यानी जिस शिक्षा का निर्माण या जिस पाठ्यक्रम का निर्माण किसको ध्यान में रखकर किया गया हो? शिक्षक को। यानी केंद्र बिंदु कौन हो? शिक्षा का कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु कौन हो? केंद्र बिंदु शिक्षक को। केंद्र बिंदु से क्या अभिप्राय है? केंद्र बिंदु से अभिप्राय है कि ऐसी शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण के तहत किसका होगा? पूर्ण नियंत्रण शिक्षक का होगा। पूर्ण नियंत्रण किसका होगा? टीचर का होगा, शिक्षक का होगा। अगर टीचर चाहे उस पद्धति से, उस हिसाब से चाहे तो पढ़ाए और न चाहे तो न पढ़ाए, ऐसी अगर शिक्षा व्यवस्था है तो वो कैसी शिक्षा व्यवस्था कहलाएगी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कहलाएगी। जैसे प्राचीन टाइम में हम देखते थे कि कोई शिक्षार्थी शिक्षक के पास पढ़ने के लिए जाता था तो वो शिक्षक पर निर्भर करता था कि वो उसे पढ़ाना चाहता है या नहीं पढ़ाना चाहता है, वो उसको किस समय शिक्षा देना चाहता है, वो यानी समय का और उसको प्रवेश देने का, उसको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, वो सब किस पर निर्भर था? शिक्षक पर निर्भर था। अगर शिक्षक को लगता कि हाँ इसको पढ़ा दिया जाए तो पढ़ा देते थे और नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाते थे। क्योंकि शिक्षा पर पूरा नियंत्रण किसका था? शिक्षा का था, शिक्षक का था। यानी जहां शिक्षा यानी शिक्षक के नियंत्रण में हो तो वो क्या कहलाती हैं? शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहलाती हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहलाती हैं। पूर्ण नियंत्रण शिक्षक का ही रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल केंद्रित शिक्षक से कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षक से कहते हैं, तो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है यानी जिसमें केंद्र कौन हो? शिक्षा का केंद्र किसे माना जाए? शिक्षा का जो केंद्र है वो बालक हो। कौन हो? बालक हो। कहने का अभिप्राय ये है कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो किसके अनुसार हो? बालक को ध्यान में रखकर की जाए। यानी जहां शिक्षा की व्यवस्था बालक को ध्यान में रखकर की जाती है। मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक। तो चाहे वो समय हो, चाहे स्थान हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे शिक्षण हो, चाहे शिक्षण की विधियां हो, इन सब का निर्धारण है, इन सब का निर्धारण किसके अनुसार होता है? बालक के स्तर, बालक के स्तर, उसकी आयु और उसकी रुचि, उसके अनुसार होता है। आज जो शिक्षा है, पूछ ले आज शिक्षा किस पर केंद्रित है? तो आज की जो शिक्षा है वो किस पर केंद्रित है? बालक पर केंद्रित है। आज जो शिक्षा का स्वरूप है वो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। यानी आज जो प्रवेश है
विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया से लेकर के मूल्यांकन की प्रक्रिया तक सारे जितने भी चरण हैं वो सब क्या है, बाल केंद्रित हैं। क्या है, बाल केंद्रित हैं। बालक को ध्यान में रख करके तैयार किए जाते हैं। तो आज जो शिक्षा का स्वरूप है वो क्या है, बाल केंद्रित है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षक से कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। प्रगतिशील यानी जहां लगातार क्या हो रही हो, प्रगति हो रही हो, उन्नति हो रही हो, तो वो क्या है, प्रगतिशील शिक्षा। कहने का अभिप्राय है कि जो पुराने समय में या प्राचीन समय में जो शिक्षा की जो पद्धतियां थी, जिस पद्धति से बालक को शिक्षा दी जाती थी, उसमें हम जो नवीनता ला रहे हैं वही क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है। तो कह सकते हैं प्राचीन शिक्षा पद्धतियों में नवीनता लाना ही क्या है, प्रगतिशील शिक्षा है। यानी जो प्राचीन जो शिक्षा की पद्धतियां थी, पद्धतियों में नवीनता लाना ही प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। अब पुराने समय में बालक को जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। बच्चे को वहां यानी गुरु के पास में रह करके शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। तो उस स्वरूप को आज बदला है। आज की जो शिक्षा है उसमें बच्चे को अध्यापक के पास में रहने की आवश्यकता नहीं है। एक निर्धारित समय, उस समय तक वो विद्यालय महाविद्यालय में रहता है। तो क्या है, प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी उसमें बदलाव ही तो किए। पहले जो शिक्षा थी उसमें ज्यादातर मौखिक रूप में कह सकते हैं या व्याख्यान विधि से शिक्षा दी जाती थी, प्रयोग बहुत कम थे। और आज जो शिक्षा है, जो विज्ञान का युग है, उसमें बच्चे को प्रयोगात्मक ज्ञान है वो अधिक दिया जाता है। तो क्या है, आज की शिक्षा कैसी है, प्रगतिशील शिक्षा है। पहले जो जैसा शिक्षक चाहता था वैसा ज्ञान बच्चे को प्रदान करता था, लेकिन आज समय के अनुसार बदलाव आया है। आज जो बालक हैं, बालक को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है, व्यवसाय से संबंधित शिक्षा भी दी जा रही है, तकनीकी, विज्ञान, हर क्षेत्र में यानी क्या आई है, नवीनता आई है। हर क्षेत्र में क्या आई है, नवीनता आई है। और नवीनता ही क्या है, प्रगतिशील शिक्षा का रूप है। उसके बाद में कह दिया जाए विशिष्ट शिक्षा। क्या कह दिया जाए, विशिष्ट शिक्षक से कहते हैं। देखो विशिष्ट से क्या मतलब है, यानी जो सबसे क्या है, अलग है। क्या है, सबसे अलग है। सबसे अलग से अभिप्राय ये है कि ऐसे बच्चे या ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में क्या है, अलग है। कहने का अभिप्राय है कि जो सामान्य बालक जो सीख रहे हैं अपने स्तर के अनुसार, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक सीख रहे हैं, वैसा अगर जो बालक नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या है, विशिष्ट बालक है। अगर देखो कोई बालक अगर विकलांग है तो विकलांग की श्रेणी में है। यानी विकलांग की जो श्रेणी है, एक तो आंशिक विकलांग, एक मध्यम विकलांग, एक पूर्ण विकलांग। पूर्ण रूप से अगर कोई बच्चा विकलांग है, किस तरह से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, तो वो सामान्य बालक के समान कक्ष में नहीं सीख सकता। क्यों, कि वहां सीखने में उसकी विकलांगता है, वो क्या है, एक बाधा है। क्या है, बाधा है। अब विकलांगता से क्या अभिप्राय है, अब विकलांगता का मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ नहीं है या पैर नहीं है या उसका शरीर का कोई और अंग है वो नहीं है, वही विकलांग है। यानी विकलांगता है वो शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। शारीरिक भी होती है और मानसिक भी होती है। अगर किसी बालक को
सही दिखाई नहीं दे रहा है तो वो भी विकलांग बालक है। अगर किसी बालक को पूर्ण रूप से सुनाई नहीं दे रहा है तो वो भी विकलांग बालक है। अगर कोई बालक है बोल नहीं पा रहा है, बोलने में अगर उसको बाधा है तो वो भी विकलांगता की श्रेणी में ही है। और सामान्य तौर पर हम ये कहते हैं जो चल नहीं पाता है, जिसके हाथ या पैर में कोई दिक्कत होती है, शरीर का कोई अंग है वो पूर्ण रूप से काम नहीं करता, उसको विकलांग कहते हैं। नहीं, किसी को अगर कम दिखाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, कम बोल पा रहा है या कम सीख पा रहा है या उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, मानसिक संतुलन अगर उसका सही नहीं है तो वो भी बालक क्या है, विकलांग बालक है। तो ऐसे बालकों को सामान्य जो विद्यालय हैं, सामान्य विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि सामान्य विद्यालयों में वो बालक क्या है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे बालकों के लिए क्या किया जाता है, विशिष्ट शिक्षा, क्या विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। और विशिष्ट शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है, इनके लिए विशिष्ट तो विद्यालय होते हैं, विशिष्ट विद्यालय होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, यानी जिनको विशिष्ट शिक्षा का ज्ञान होगा, जो विशिष्ट शिक्षा से यानी शिक्षण करवाने में जो सक्षम होंगे वो शिक्षक होंगे। और विशिष्ट क्या होगी, शिक्षण पद्धतियां होगी, शिक्षण विधियां होगी। जैसे देखिए एक बिल्कुल अंधा बालक है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, सामान्य विद्यालय में तो वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएगा, बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए क्या है, विशिष्ट विद्यालय में उसको भेजना पड़ेगा। और वहां जाकर के जो विशिष्ट शिक्षा के ट्रेंड जो टीचर हैं वो उसको विशिष्ट विधियां जो होगी उन विशिष्ट विधियों से यानी उसको शिक्षण करवाएंगे। जैसे कोई अंधा बालक है तो उसको जो ब्रेल लिपि है उसके माध्यम से शिक्षण करवाया जाएगा। इस तरह से अलग अलग जो उनकी विकलांगता होती है उस विकलांगता के अनुसार ही उनकी शिक्षण की विधियां भी अलग अलग होती हैं। तो विशिष्ट शिक्षा से यही अभिप्राय होता है कि ऐसी शिक्षा जो विशिष्ट बालकों को विशिष्ट स्कूलों में विशिष्ट शिक्षकों द्वारा और विशिष्ट विधियों द्वारा प्रदान की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। उसके बाद में समावेशी शिक्षा, कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, समावेश यानी आपस में मिलाना, समावेश या समायोजन। समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें आंशिक जो विकलांग यानी पूर्ण रूप से विकलांग नहीं होते हैं, आंशिक विकलांग छात्र और सामान्य जो छात्र होते हैं, सामान्य जो छात्र होते हैं उन दोनों को यानी एक ही कक्ष में बिठा करके या एक साथ उनको क्या है, ज्ञान प्रदान किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है। तो वो क्या है, समावेशी शिक्षा है। आंशिक से अभिप्राय ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा यानी थोड़ा सा कम दिखाई देता है लेकिन वो देख पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी सुविधा दे दी जाती है, उनको थोड़ा आगे बिठा दिया जाता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है तो उन बच्चों को यानी जो सामान्य बच्चे हैं उनसे थोड़ी सी सहूलियत दे दी जाती है, उनको यानी शिक्षक हैं वो आगे की पंक्ति में बिठा सकता है। तो जहां आंशिक विकलांग छात्र और सामान्य छात्र यानी साथ साथ में यानी सह शैक्षिक स्तर पर साथ साथ में शिक्षा प्रदान करते हैं वो क्या है, समावेशी शिक्षा है। आज जो हमारे जो विद्यालय हैं, अधिकतर जो विद्यालय हैं महाविद्यालय हैं, उनमें बहुत से छात्र होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है तो वो यानी चश्मा लगाते हैं। तो वो कैसे छात्र हैं, आंशिक विकलांग छात्र हैं, आंशिक विकलांग छात्र हैं, लेकिन पढ़ते वो सामान्य बालकों के समान ही, उनके बराबरी, उनके स्तर के अनुसार या उनके लगभग बराबर ही वो सीख पाते हैं। तो समावेशी शिक्षा है वो आंशिक विकलांग और सामान्य छात्रों का क्या करती है, समावेश करती है। दोनों को एक साथ बिठा करके एक साथ एक वातावरण में एक साथ एक शिक्षक द्वारा जब उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, तो किसका स्वरूप है, समावेशी शिक्षा का स्वरूप है। अब देखिए किसी एक शिक्षक केंद्रित विधि का नाम बताओ, यानी ऐसी विधि का नाम बताना है जो किस पर केंद्रित हो, शिक्षक पर केंद्रित हो, यानी जो शिक्षक पर केंद्रित है
कई बार पूछ लेते हैं कि किसी एक शिक्षक केंद्रित विधि का नाम बताइए। तो शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है? हम कह सकते हैं जैसे व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि कह सकते हैं, या हम पाठ्य पुस्तक विधि कह सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, वो व्याख्यान के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो एक वो विधि है, वो एक अध्यापक पर केंद्रित है, यानी अध्यापक की उसमें क्या है, सक्रिय है, क्रियाशील है। बाकी बालक तो क्या है, सुनते रहते हैं, बालक तो सुनते रहते हैं, बालकों का उनमें कोई योगदान नहीं होता है। तो ये विधि क्या है, अध्यापक केंद्रित है। इसी तरह पाठ्य पुस्तक विधि है, अगर अध्यापक पाठ्य पुस्तक की सहायता से बालकों को अध्ययन करवा रहे हैं, पढ़ा रहा है, तो उसमें यानी अध्यापक है वो सक्रिय है, अध्यापक है वो कार्य कर रहा है, तो उसमें जो बालक है, बालकों का कोई योगदान नहीं रहता है, सिर्फ बालक क्या है, सुनते रहते हैं। तो वो ऐसी विधियां क्या कहलाएगी, शिक्षक केंद्रित विधि कहलाएगी। और आगे पूछ रहे हैं कि किसी एक बाल केंद्रित विधि का नाम भी बताओ। तो बाल केंद्रित विधि जिसमें बालक सक्रिय रहे, बालक काम करें, वो क्या होती है, बाल केंद्रित विधि होती है। जैसे हम कह दें योजना विधि, जैसे हम कह दें योजना विधि, या कह दें प्रयोजन विधि, या हम कह दें वाद विवाद विधि। अब इस विधि में पूरा जो कार्य है वो कौन करता है, छात्र करता है। योजना विधि में कौन करता है, प्रोजेक्ट विधि में छात्र करता है। सिर्फ अध्यापक तो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है यहाँ। इसी तरह वाद विवाद जो विधि है, उसमें जो छात्र होते हैं वो अपनी तर्कशीलता के, यानी अपनी जो तर्कशीलता है उनकी, उस तर्कशीलता के आधार पर जो विषय वस्तु है उस पर तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं। अध्यापक सिर्फ क्या है, यहाँ एक सिर्फ निर्णायक की भूमिका निभाता है, सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, ये तो है एक अध्यापक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित विधि। योजना विधि और वाद विवाद विधि ये किस पर केंद्रित है, यानी बालक पर केंद्रित है। इसको बाल केंद्रित विधि के नाम से इनको जाना जाता है कि ये बाल केंद्रित है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और है, प्रश्न है, जिन पर भी हमें थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो शिक्षा है, शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है, किस सूची का विषय है। अधिकतर बच्चों से पूछ लिया जाता है, जो सामाजिक अध्ययन के बच्चे हैं उनसे तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिक्षा है वो संविधान की किस सूची का विषय है। तो शिक्षा है वो संविधान की समवर्ती सूची का विषय। कौन सी सूची का, समवर्ती सूची का विषय। 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची। केंद्र सूची पर तो सारे जो कानून कायदे बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास में होता है, केंद्र की सरकार के पास में। राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची में जो कानून कायदे बनाने का अधिकार है वो राज्य की सरकार को होता है। और तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची। अब ये समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के, यानी जो नियम है वो बना सकती है अपनी सुविधा के अनुसार। तो पूछ लिया जाए कि शिक्षा संविधान की किस सूची का भाग है, तो कौन सी सूची का है, समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। कब किया गया समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में किया गया था 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन था, इसे लघु संविधान के नाम से जानते हैं। अब इस संविधान संशोधन के तहत जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में जब शामिल किया गया, तो कौन सा अनुच्छेद है जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राप्त करने का मूल अधिकार देता है। तो वो अनुच्छेद है
अनुच्छेद 21A है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 21A। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ? 1976 में। और ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है कि शिक्षा है वो संविधान की किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। और अब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना ये क्या बन गए हैं? मूल अधिकार बन गए हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 21A के तहत। कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है कि 3R और 3H का अर्थ क्या है। एक तो होता है 3R और एक होता है 3H। इनका अर्थ पूछ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना, ये 16 नंबर हो गया। 3R और 3H हैं, उसमें अंतर क्या है या उनका अर्थ क्या है। तो 3R है, 3R में पहला जो R है उस R का यानी 3R है, R, R और R। पहला जो R है इसका मतलब क्या है? रीड का अर्थ है पढ़ना। दूसरा जो R है इसका मतलब क्या है? राइट का अर्थ है लिखना। तीसरा जो R है इसका अर्थ क्या है? अर्थमेटिक। क्या है? अर्थमेटिक यानी गणना करना कह सकते हैं या सामान्य गणना कह सकते हैं। सामान्य गणना या सामान्य गणित यानी पहले जो शिक्षा का जो पद्धति थी वो इस पर 3R पर थी। 3R पर थी कि अगर कोई पढ़ना, लिखना और सामान्य गणित सीख लिया तो मतलब वो शिक्षित है। वो क्या है? शिक्षित है। शिक्षा का यानी उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है। लेकिन महात्मा गांधी जो थे, कौन? महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं भाई, किसी चीज को पढ़ना, लिखना या सामान्य गणित सीखना शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है। 3R की जगह क्या लागू होना चाहिए? 3H लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए? 3H यानी 3H। ये फार्मूला दिया। इसका मतलब क्या था? H का मतलब था हेड का मतलब है मस्तिष्क। दूसरा जो H था उसका अर्थ था हैंड यानी हाथ। तीसरा जो H था उसका मतलब था हार्ट यानी हृदय। महात्मा गांधी का यह मानना था कि शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए? 3H पर आधारित होनी चाहिए कि बालक का यानी जो मस्तिष्क है उसका विकास हो। बालक यानी मानसिक तौर पर, मानसिक रूप से क्या हो? पूर्ण सक्षम हो, परिपक्व बने। और हैंड यानी हाथ यानी हर कार्य को वो करके सीखें। कहने का अभिप्राय है कि खुद उस कार्य को करें और करने के माध्यम से उस कार्य को सीखें। मतलब बालक को क्या किया जाए? शिक्षा से मतलब ये नहीं किताब पढ़ा दी जाए, यानी उसको हाथ का कार्य। कहने का मतलब है कि व्यवसायिक शिक्षा से भी उसको जोड़ो। उसके बाद में हार्ट से अभिप्राय यह था कि शिक्षा वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के हृदय में परिवर्तन ला सके। यानी बच्चे का जो भावनात्मक पक्ष है वो क्या हो सके? मजबूत बन सके। बालक हैं वो अपनी जो भावनाएं हैं उसका संतुलन बनाने में सक्षम बन सके। तो 3R है, 3R के स्थान पर 3H का जो फार्मूला है उसका जो पक्ष रखा था वो किसने रखा था? महात्मा गांधी ने रखा था।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये अक्सर क्या है, एग्जामिनर द्वारा क्या है, वाइवा के समय में बच्चों से पूछ ली जाती हैं। तो ये जो आपको प्रश्न यहाँ मैं बता रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर जो बता रहा हूँ, ये लगभग हर एग्जामिनर है उसके लिए एक हिसाब से पसंदीदा प्रश्न होते हैं, जो लगभग विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों से पूछ लिए जाते हैं। उनसे ये भी पता चल जाता है कि विद्यार्थी ने टीचर ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखा है और टीचर बनकर के बच्चों को क्या सिखा सकता है। एक चीज और पूछ ली जाती है, बच्चों से पूछ लिया जाता है कि देखो, वाइवा में पूछ लिए जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से? कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो क्या है, ये पूछ लेते हैं। या ये पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसकी अनुशंसा की गई? तो इसकी अनुशंसा की गई थी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें। किसमें? 1986 की शिक्षा नीति में। और पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कौन सी थी? प्रथम शिक्षा नीति कब बनाई गई? तो भारत जो स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद में प्रथम जो भारत की शिक्षा नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1968 में। और उसमें हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी के समय में पहले भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। उसके बाद में दूसरी जो शिक्षा नीति है, ये तो फर्स्ट थी। सेकंड जो शिक्षा नीति है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये बनी थी 1986 में, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। शिक्षा नीति बनाई गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा नीति का निर्माण हुआ था। और आज तक जो शिक्षा चल रही है वो इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही चल रही है। किसके तहत चल रही है? 1986 के तहत ही चल रही है। और पूछ लिया जाए कि 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन कब हुआ? तो संशोधन हुआ था 1992 में। कब? 1992 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1992 में जब संशोधन होता है उस समय नरसिंह राव देश के क्या थे? प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1992 में इसमें संशोधन किया जाता है। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है, थोड़ा बहुत संशोधन होता है। लेकिन आपसे यह पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या? क्या ये? तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था वो क्या था कि जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करना, यानी मूलभूत जो आवश्यकताएं उनको पूरा किया जाए और आम जन तक क्या किया जाए? प्राथमिक शिक्षा भेजी प्रदान करने का यानी मुहिम चलाई जाए। यानी हर व्यक्ति है वो ज्यादा नहीं तो क्या है, प्राथमिक शिक्षा तो ग्रहण कर ही ले। ये किसका उद्देश्य था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 2+2+1 ये नियम था।
यानी दो क्या हो, अध्यापक हो। दो अध्यापकों की बात यहां होती है कि दो अध्यापक हो भाई, और दो कम से कम क्या हो, पक्के कमरे हो, और एक क्या हो, बरामदा हो। यानी 1986 की शिक्षा नीति का मानना यह था कि अगर हमें हर गांव तक प्राथमिक शिक्षा अगर पहुंचानी है, पहुंच बनानी है प्राथमिक शिक्षा की, तो उसके लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें इतनी तो अपने पास में होनी चाहिए कि दो तो अध्यापक होने चाहिए 5वीं तक पढ़ाने के लिए, 5वीं स्कूल में दो कम से कम कमरे होने चाहिए, और कम से कम एक बरामदा भी होना चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकता रखी गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। प्रत्येक गांव में 5वीं तक के विद्यालय हैं वो खोले जाएं, और वहां इतनी मूलभूत आवश्यकताएं अगर पूरी हो जाएगी तो आम जनता की प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो पहुंच पाएगी। और जब अभी हम संशोधन की बात कर रहे थे, 1992 का जो संशोधन होता है तो इनमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। यहाँ प्राथमिक की बात थी और 1992 में बात आ जाती है, वो आ जाती है उच्च प्राथमिक की। तो दो की जगह जो अध्यापक थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। कितनी कर दी गई थी कि 3 अध्यापक हो, 2 पक्के कमरे हो, और एक क्या हो, बरामदा हो। और शिक्षा का स्तर क्या हो, 92 में आकर के उनको ऐसा लगा कि प्राथमिक शिक्षा की पहुंच तो हमने गांव तक बढ़ा ली है, अब उच्च प्राथमिक शिक्षा की पहुंच भी बना लेते हैं, 8वीं स्तर की शिक्षा भी हर लोगों तक पहुंचा देते हैं। दूसरा क्या था, जो कंप्यूटर शिक्षा की जहां बात आती है, कंप्यूटर शिक्षा को 1986 की जो शिक्षा नीति है उसी में महत्व दिया जाता है। वहां इसकी अनुशंसा की जाती है कि कंप्यूटर की शिक्षा है वो प्रदान की जाए। और दूसरा, जो बालक और बालिका हैं, बालक और बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए अलग 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 जो शौचालय हैं उसकी व्यवस्था की जाए। शौचालय की व्यवस्था भी क्या है, 1986 की जो 86 की जो शिक्षा नीति है उसी की अनुशंसा के तहत ये कार्य भी किया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पूछ ले तो क्या है, विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करना। कैसे विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में। किस स्तर के विद्यालयों में, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में मूलभूत आवश्यकताएं अगर पूरी हुई तो वो क्या थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहलाया। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है, देखो क्लास तो थोड़ी लंबी है लेकिन 5-7 मिनट का टाइम और लगेगा, 5-7 मिनट में कर देते हैं पूरे। कई बार बच्चों से सामान्य सा प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक तो शैक्षिक गतिविधि होती है, शैक्षिक और सहशैक्षिक जो गतिविधि है, शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधि उसमें अंतर क्या है, या आप शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधि के बारे में क्या जानते हो। तो देखिए, शिक्षा से संबंधित, किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित कक्षा कक्ष में, कक्षा कक्ष से लेकर यानी परिणाम तक कह सकते हैं या परीक्षा तक कह सकते हैं, जो भी गतिविधियां की जाती हैं वो क्या है, शैक्षिक गतिविधियां हैं। जैसे आपको सिलेबस पूरा करवाया जाता है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी कॉपियां चेक की जाती हैं, आपकी यानी फाइलें तैयार करवाई जाती हैं, तो वो सारी क्या है, शैक्षिक गतिविधियां हैं। और शिक्षा के साथ साथ जो अन्य यानी सहशैक्षिक अन्य जो गतिविधियां हैं वो क्या है, सहशैक्षिक गतिविधि हैं। जैसे अगर आपसे वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, शिक्षा के साथ साथ बच्चे की तर्कशीलता को ज्ञात करने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता करवा रहे हैं, तो वो क्या है, सहशैक्षिक हैं। आप कोई खेल कूद का आयोजन हो रहा है तो वो क्या है,
सह शैक्षिक गतिविधि है। इसके अलावा आप अगर प्रार्थना करते हो या कोई अन्य प्रतियोगिता में भाग लेते हो तो वो सारी की सारी गतिविधियां क्या है, सह शैक्षिक है। इतना ही अंतर है कि शिक्षा से संबंधित यानी बच्चे के प्रवेश से लेकर उसके परिणाम तक सारी जो प्रक्रिया है जो शिक्षा से संबंधित चलती रहती है वो तो है शैक्षिक। और शिक्षा के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां होती हैं जैसे किसी वाद विवाद प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, खेल कूद प्रतियोगिता है, या प्रार्थना है, या भाषण प्रतियोगिता है, या आपसे कई बार जैसे एनएसएस आप लेते हो, एनएसएस में काम करते हो, या एनसीसी है, सह शैक्षिक गतिविधि है, या आप कह सकते हैं स्काउट है, या समाज सेवा से जुड़ा हुआ कोई अन्य पहलू है तो वो किस में आएंगे, सह शैक्षिक में आएंगे। अब एक क्वेश्चन है जैसे नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शॉर्ट में कहते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में आप क्या जानते हो? आपको यानी जो 1968 थी, 86 थी, 92 थी, उसके बारे में मैंने बता दिया। तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किसके कार्यकाल में हुई है? क्या प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अब 1986 में शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद में 1920 में जाकर के नई देश को शिक्षा नीति है वो यानी देश के लिए बनाई जाती है। काफी लंबा समय हो गया। तो इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए किसी ने प्रारूप कह सकते हैं या कह सकते हैं मसौदा किसी ने तो तैयार किया होगा। पहला क्वेश्चन तो यही है कि उसके लिए कोई योजना तो बनाई होगी, किसी ने कोई प्रारूप तो तैयार किया होगा। तो प्रारूप तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था पूछ लिया जाए तो कृष्णा स्वामी किस्तूरी रंगन जो है उन्होंने 2020 की जो शिक्षा नीति है उसका प्रारूप या मसौदा तैयार किया है। ये कौन है? इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं, इसरो में वैज्ञानिक रह चुके हैं कृष्णा स्वामी किस्तूरी रंगन। तो प्रारूप तो इन्होंने तैयार किया। दूसरा पूछ लिया जाए कि 1920 की जो शिक्षा नीति है ये राष्ट्र को कितने वर्षों बाद मिली है? तो वो तो 1986 में मिली थी। तो 34 वर्षों बाद, 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति है वो देश में लागू हुई है। 34 वर्षों के बाद में। अगर पूछ लिया जाए कि देश की जो जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत है वो शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान है? तो 6%। कितना प्रतिशत की अनुशंसा हुई है यहाँ पर कि 6% जो पूरा बजट है उसका हम 6% है वो किस पर खर्च करेंगे? शिक्षा पर खर्च करेंगे। दो शब्द इसमें और आते हैं, एक तो शब्द आता है मल्टी एंट्री और एक आता है एग्जिट सिस्टम। मल्टी एंट्री और एक आता है एग्जिट सिस्टम। ये क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके संबंध में आप क्या जानते हो तो ये क्या है? जैसे देखो पहले कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता था तो ग्रेजुएशन करने के लिए उसको कितना समय चाहिए? 3 वर्ष। 3 वर्ष में से अगर किसी बच्चे कोई बालक 2 वर्ष करता था और 1 वर्ष अगर किसी कारणवश वो नहीं कर सका तो उसको डिग्री नहीं दी जाती थी। यहाँ 3 वर्ष के उपरांत क्या मिलती थी? डिग्री मिलती थी। क्या मिलती थी? एक डिग्री मिलती थी, स्नातक की उपाधि मिलती थी उस बालक को। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या प्रावधान है कि जो यानी वर्तमान शिक्षा नीति में क्या प्रावधान है कि अगर कोई बालक बीए कर रहा है, बीए की 3 साल ही होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहां बालक ने 2 साल तक तो मेहनत की और लेकिन तीसरी साल वो किसी परिस्थिति बस परीक्षा नहीं दे पाया तो उसको क्या है? स्नातक नहीं माना जाता था। तो यहां पर उन्होंने क्या कर दिया? इस सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि अगर किसी बालक ने
अगर बीए कर रहा है, उसने 1 साल की पढ़ाई की है, तो उसको क्या दे दिया जाए? डिप्लोमा दिया जाएगा। उसकी पढ़ाई वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर किसी ने 2 साल शिक्षा ग्रहण की स्नातक स्तर की और फिर बीच में उसको किसी परिस्थितिवश छोड़ना पड़ गया, तो उसको क्या दिया जाए? सर्टिफिकेट दिया जाए। उसके बाद में क्या होगा? सर्टिफिकेट। उसके बाद में 3 साल अगर कंप्लीट कर लेता है, तो उसको क्या दिया जाए? डिग्री प्रदान की जाए, डिग्री दी जाए। ये सिस्टम है। और दूसरा, इसमें नई जो शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति में जैसे पहले 1986 की जो शिक्षा नीति थी, उसमें 10+2 का प्रावधान था। पूछ ले जाए किसका स्थान लिया है, तो 1986 की शिक्षा नीति का स्थान किसने ले लिया? नई शिक्षा नीति 2020 ने ले लिया। पहले क्या था? 10+2 का था। क्या था? 10+2 का था। और अब जो नया जो शिक्षा का ढांचा है, वो क्या आया है? नया शिक्षा का ढांचा है 5+3+3+4। ये 5 से क्या अभिप्राय है? 5 से क्या अभिप्राय है? 5 से अभिप्राय ये है कि एक 3 वर्ष का बालक, कितने वर्ष का? 3 वर्ष। 3 वर्ष के बालक का क्या होगा? प्रवेश होगा। कहाँ होगा? इसको ये कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फाउंडेशन स्टेज। तो या तो उसको आंगनबाड़ी कह सकते हैं, या कह सकते हैं बाल वाटिका। बाल वाटिका में, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में 3 साल के बच्चे का प्रवेश करवाया जाएगा। और 2 साल तक तो, यानी 3 साल का बच्चा वहां जाएगा और जाने के बाद में यहाँ 5 साल रहेगा। तो 3 साल का बालक है, 5 साल वहां रहेगा, तो उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 8 वर्ष। और यहाँ उसकी क्लास कौन कौन सी होगी? यानी नर्सरी होगी। नर्सरी के बाद में यानी 1 और 2, यानी दूसरी क्लास तक की पढ़ाई वो कहां करेगा? आंगनवाड़ी में करेगा। तो 3 साल तो उसको, जैसे नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, इनमें लगेंगे 3 साल तो। और 2 साल में वो क्या करेगा? पहली और दूसरी क्लास पास करेगा। 5 साल यहाँ रखे गए हैं। और उसका एडमिशन कहाँ होगा? आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में होगा। दूसरी जो स्टेज है, उसको नाम दिया उन्होंने प्राइमरी कह सकते हैं, या प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं। तो यहां जैसे ही बालक आएगा, तो बालक की उम्र 8 वर्ष है, तो 8 के साथ में 3 साल यहां पढ़ाई करेगा। बालक कितने साल का हो जाएगा? 11 वर्ष का। कौन कौन सी क्लास होगी 3 साल में उसकी? तीसरी, चौथी और 5वीं, 3 क्लासें होगी। जैसे ही 5 साल 5वीं क्लास बालक उत्तीर्ण कर लेगा, तो उसके बाद में उसको कहा आगे की स्टेज होगी, वो क्या किस स्तर की होगी? तो प्राथमिक स्तर की हो गई। आगे की स्टेज होगी वो क्या होगी? उच्च प्राथमिक स्तर की होगी। तो यहां बालक 5वीं क्लास पास करके आएगा तो 11 वर्ष का होगा, और 3 वर्ष उसको उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में लगेंगे, तो उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 14 वर्ष। 14 साल का होगा तो वो क्या कर लेगा? 6, 7 और 8, ये तीनों क्लासें पास आउट कर लेगा। 3 कक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाएगा, 6, 7 और 8। 8 के बाद जैसे ही बालक इस चरण में पहुंचेगा, जिसे हम कह सकते हैं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर में पहुंचेगा, तो बालक की आयु 14+4 कितनी हो गई? 18 वर्ष। कितनी होगी? 18 वर्ष। यहां आकर कौन कौन सी क्लास की पढ़ाई करेगा? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 12वीं क्लास की पढ़ाई करेगा। तो कह दिया जाए, पूछ लिया जाए कि शिक्षा नीति 2020 में किस से उम्र से लेकर किस उम्र तक के बालकों को शामिल किया गया है? तो 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को यहां शामिल किया गया है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें। थोड़ी क्लास और ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर हम क्लास को थोड़ा विराम देते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो होगा बीएड वाइवा पार्ट 2 हो गया।
आगे जो होगा वो पार्ट क्या होगा, 3 होगा। यानी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बीएड से संबंधित जो प्रश्न है वो हर रविवार को 15-20 प्रश्न है वो तैयार करके आप तक पहुंचा दिए जाए, ताकि आप कहीं भी जाओ, चाहे वो अपने सहपाठियों के साथ हो या किसी दूसरी जगह पर जाओ, तो आपको ऐसा महसूस नहीं हो कि हमने बीएड में कुछ सीखा नहीं या हम औरों की अपेक्षा हम कमजोर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ यानी जो नियमितता है वो रखनी पड़ेगी। अगर हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो एक अच्छे शिक्षक आप बन सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप मेरा पूर्ण सहयोग करोगे और जो लक्ष्य मैंने बताया था आपको, उस लक्ष्य को आप तत्परता के साथ पूर्ण करोगे। जैसे ही लक्ष्य पूर्ण होगा तो मुझे भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं एक अकेला पढ़ा रहा हूं, सामने बच्चे नहीं है, और आपको भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम तो रिकॉर्डेड जो क्लास आती है उससे पढ़ रहे हैं। यानी जब हम आपस में एक कक्ष की भांति जब पढ़ेंगे तो आपको भी यानी आनंद की अनुभूति होगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, एक मन को संतुष्टि मिलेगी। बच्चों की तरफ से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके उत्तर देने में ही यानी अलग ही आनंद आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।